अब आइए जो आखिरी है हमारा टाइप्स ऑफ वीज़ा एंड उसके जो स्टेप्स हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग के स्टेप्स। सबसे पहले कनाडा के ताल्लुक से देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के वीज़ा होते हैं। अगर आप वहाँ पे आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। स्टूडेंट वीज़ा में ये होगा कि आपको उसी कॉलेज में आप तालीम हासिल कर सकते हो जिस कॉलेज ने आपको एडमिशन दिया है, प्लस आप वहाँ पे जा कर के फिर वर्क परमिट के लिए भी, वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो वर्क परमिट में आपको ये कंडीशनल वीज़ा मिलेगा कि आप हफ्ते में 20 घंटे काम करोगे, कोई भी कंपनी के लिए कर सकते हो, आपको ओपन वीज़ा मिलता है स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ। दूसरी जो वीज़ा की टाइप होती है वहाँ पे टेम्पररी वर्क परमिट होते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स होती है, एक होती है ओपन वर्क परमिट और एक होती है क्लोज वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट ऐसा होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, यानी अगर आप ने अभी कंपनी ए को ज्वाइन किया है, कल कंपनी बी से आपको ऑफर आ गया है तो आप उसको छोड़ करके कंपनी बी को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, उसे ओपन वर्क परमिट कहा जाता है। और ये यूजुअली 2 साल का 3 साल का होता है और ये बढ़ता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बढ़ता रहता है। और दूसरा टाइप होता है क्लोज वर्क परमिट, यानी कि आपका एम्प्लॉयर फिक्स होता है, आप उस एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर सकते हो, किसी एक कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते हो। बल्कि ये कंपनी आपका जो वर्क परमिट स्पॉन्सर कर रही है यही आपको बुलाएगी 2 साल का, 2 साल तक के लिए रहेगा, ये 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। उसके बाद में जो आपका काम हो जाएगा फिर अगर वो कंपनी चाहे तो आपका वर्क परमिट एक्सटेंड करेगी, नहीं तो आपको वापस आना होगा वहाँ से, आप दूसरे के लिए वहाँ पे काम नहीं कर सकते दूसरी कंपनी के लिए। तो ये क्लोज वर्क परमिट होता है। तीसरा जो होता है स्पाउसल वीज़ा, इसकी कैटेगरी, यानी कि बीवी या शोहर को, बीवी शोहर को स्पॉन्सर कर सकती है, शोहर बीवी को स्पॉन्सर कर सकता है। अगर मुझे कोई वर्क परमिट मिला है तो मैं अपनी बीवी को उस वर्क परमिट पे बुला सकता हूँ, अपने बच्चों को स्टडी परमिट पे बुला सकता हूँ, स्टडी वीज़ा पर। चौथा जो अहम होता है वो परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा। ये जो ऊपर के जो वर्क परमिट हम डिस्कस किए हैं ये यूजुअली 2 साल के, 3 साल के होते हैं, टेम्पररी होते हैं, उनकी कुछ मुद्दत होती है और उसके बाद में उसको रिन्यू करना होता है। लेकिन जो परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा होता है ये 5 साल का होता है। तो 5 साल तक के आप वहाँ पे बिना रोक टोक के रह सकते हो, आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। और ये 5 साल का जो परमानेंट रेसिडेंट है, अगर आप 3 साल वहाँ पे कनाडा में रह गए हो तो आप सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, यानी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ के सिटीजन भी बन सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि 5 साल में से परमानेंट रेसिडेंट के 3 साल आपने वहाँ पे रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो बेसिक स्टेप्स और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो एजुकेशन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, यानी कि आपके जो मार्कशीट है, डिग्री है, उनको ये साबित करना होगा कि कनाडा की डिग्री के इक्विवेलेंट में है। यानी आपने अगर यहाँ से बीएससी किया है तो ये साबित करना होगा कि वहाँ के बीएससी के बराबर है, यहाँ से आपने अगर एमबीबीएस किया है तो वहाँ के एमबीबीएस के बराबर है, ये इक्विवेलेंसी साबित करना होगा। इसके लिए बहुत सारी ऑथोराइज एजेंसीज़ हैं, जैसा कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस है। आप उनकी वेबसाइट पे जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे, फिर आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म ले जाके आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी में फिर आपके जो सर्टिफिकेट है उसको अटेस्टेड करके एक सील्ड एनवलप में यूनिवर्सिटी वाले ही डायरेक्टली उनको भेजेंगे। तो फिर वो लोग देखेंगे कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स है सही है, तो फिर वो एक डॉक्यूमेंट आपको देंगे कि ये इक्विवेलेंट है, इस बंदे ने इंडिया से बीएससी किया है, ये इक्विवेलेंट है कनाडा के बीएससी के बराबर, इसने बीटेक किया है, ये इक्विवेलेंट है बीटेक के बराबर। उस तरीके से वो सर्टिफिकेट देंगे। तो ये एजुकेशनल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लगता है आपको कोई भी वीज़ा के प्रोसेस के लिए, खुसूसी तौर से पीआर के लिए, परमानेंट रेसिडेंट के लिए। दूसरा जो है वो IELTS स्कोर है, जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम है। मिनिमम 7 एंड अबव चाहिए आपको, बैंड 9 में से 7 चाहिए आपको पास होने के लिए उसमें। तो जब आप पीआर के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगा कि इसका सिस्टम कैसा होता है वीज़ा का, पीआर का। तीसरा जो अहम डॉक्यूमेंट है मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। मेडिकल एग्ज़ाम आपको करना होता है ऑथोराइज एजेंसीज के ज़रिए, जो एग्ज़ाम वो देते हैं, जो टेस्ट देते हैं वो आपको करना होता है। चौथा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। उसके बाद में जॉब ऑफर लेटर अगर आपके पास है तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, आपके
50 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद में जो अहम चीज़ है PR के लिए, वो प्रूफ ऑफ फंड है, यानी आपके पास में फंड होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। यूजुअली वो $13,000 तक के होते हैं, मतलब आपको बैंक अकाउंट में $13,000 दिखाना चाहिए उनको, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उनको दिखाना होता है PR के लिए, अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनी आपको जॉब ऑफर देंगी, तो उसके लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी जॉब है। ये बेसिकली प्रूफ ऑफ फंड का मकसद ये है कि वहाँ जा कर के आपको परेशानी ना हो, आप वहाँ पे रह सके। अगर आपको 4 महीना 6 महीने जॉब नहीं मिलता है तो आपके पास में फ़ंड है, आप वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपनी ने स्पॉन्सर करके बुलाया है, जॉब ऑफर देके बुलाया है, तो आपको खाली जॉब ऑफर की ज़रूरत है, आपको प्रूफ ऑफ फंड की ज़रूरत नहीं है PR एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद में बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत होती है, बायोमेट्रिक्स देना होते हैं।